तो भाई हम लोगों ने साइक टेस्ट के बारे में डिस्कस कर लिया, तेरी स्ट्रेटेजी क्या थी और तेरा अटेम्प्ट में तेरा क्या एक्सपीरियंस था, फिर जीटीओ के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं पर्सनल इंटरव्यू की। तो पर्सनल इंटरव्यू के लिए तूने प्रिपरेशन की कैसे की थी, क्या क्या चीज़ों पे फोकस किया था, और तेरा इसमें एक्सपीरियंस क्या था? मतलब कैसा तेरा इंटरव्यू गया था, क्वेश्चंस क्या पूछे थे? तो पहले ना मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूँ। प्रिपरेशन के लिए पहले तो पीआईक्यू पीआईक्यू पहले अच्छे से भर लो, ठीक है। एक बार आपने भर लिया तो फिर क्या होता है, कई बार आप पास्ट में बहुत सारी चीजें की होते हैं पर याद नहीं आता है। तो उसके लिए होता है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन में क्या करना होता है, आपको याद करना होता है, ठीक है। ट्वेल्थ में क्या किया, टेंथ में क्या किया, फिर कोई अचीवमेंट्स देखी नहीं, अपने सर्टिफिकेट्स देखो, सर्टिफिकेट जो जो हमारे पास होते हैं उन सबको मेंशन करो। फिर उसके बाद आप और डीपर इंट्रोस्पेक्शन करते हो, जैसे कि आप देखते हो कि कैसे मैंने अपने फ्रेंड को हेल्प किया या फिर कितनी बार हेल्प किया, क्या मेरा रहा है, फैमिली के साथ कैसा रहा है बॉन्ड, टीचर्स के साथ कैसा बॉन्ड था, कौन सी टीचर आपको अच्छी लगती थी। तो आपने थॉट्स को ना पेन डाउन करो, लिखना चालू करो अपने थॉट्स के बारे में जो जो आपका है। और अगर इसको और रेलिवेंट बनाना है, आपके पास टाइम कम है, तो क्या करो कि इंटरव्यू के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, पर्सनल रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, आप कहीं भी इंटरव्यू के क्वेश्चन मिल जाएंगे। किसी बुक से बुक है नटराजन सर की, उनमें भी मिल जाएंगे और कहीं और भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो जो सीआईक्यू के क्वेश्चंस होते हैं, उन सीआईक्यू के क्वेश्चन पे अपने आंसर्स लिखना चालू करो या फिर बोलना चालू कर दो। अपना कैमरा लो, रिकॉर्ड कर लो अपने आप को, अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर लो। तो बोलने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका इंट्रोस्पेक्शन भी हो रहा है, ठीक है। तो ये सब मैं करता था रेगुलर बेसिस पे। और आंसर को रिफाइन करना भी बहुत जरूरी है। जैसे आपने पर्टिकुलर आंसर बनाया अपने लिए, ठीक है। तो अब उसमें क्या होगा कि नए नए आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे करते जाओगे तो आपका रिफाइनेशन आ जाता है कि हाँ, थोड़ा मॉडिफाई करते हो आप, थोड़ा और लॉजिकल बनाते हो, थोड़ा और अच्छा साउंडिंग बनाते हो, ठीक है। तो वो मैं रेगुलरली करता था। फिर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको रोज कुछ ना कुछ जैसे ये मेरे को इंटरव्यू ने पूछ लिया तो मैं क्या बोलूंगा, मन में चलता रहता है दिमाग में। हाँ, ये पूछेगा तो ये बोलूंगा, ये पूछेगा तो ये बोलूंगा, यहाँ से मेरी ये वाली क्वालिटी दिखेगी। और एक और इंपॉर्टेंट होता है कि बी अवेयर ऑफ द क्वालिटीज। 15 क्वालिटीज से अवेयर रहो, ये क्वालिटीज होती क्या है ये अवेयर रहो, आप में है कि नहीं वो अवेयर रहो। और आप ये कहाँ कहाँ यूज करते हो, जैसे मैं एक बुक पढ़ रहा था, यू कैन विन बाय शिव खेर, ठीक है। तो मैं ये पर्सनालिटी के लिए कर रहा था क्योंकि मेरे को सेल्फ हेल्प बुक में थोड़ा लीडरशिप का अच्छा मिल जाता है उसमें, कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आपको एक अच्छा लीडर बनना है। तो वो पर्सनालिटी के बारे में ही थी बुक। तो वो मैं पढ़ रहा था, तो उसमें कुछ एक्सरसाइजेज होते थे, एक्सरसाइजेज ऐसे नहीं, ये प्रॉब्लम्स वहां लिखते थे वो, कि इस बुक के जो भी प्रिंसिपल ये सिखाए गए हैं आप कहाँ कहाँ अप्लाई कैसे करोगे। जैसे वहां लिखते था कि सोशल, होम और ऑफिस। तो जैसे सोसाइटी में फ्रेंड्स के साथ आप कहाँ ये क्वालिटी अप्लाई कर सकते हो। जैसे वहां पे था कि जैसे कि मान लो वन ऑफ द पर्सनालिटी ट्रेट इज कि कैसे किसको कन्विंस करना है, हाउ टू इन्फ्लुएंस समवन। तो इन्फ्लुएंसिंग के लिए आपका जो एम है वो गलत नहीं होना चाहिए। जैसे आप अपने मतलब के लिए इन्फ्लुएंस करो वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप उसका भी पर्सपेक्टिव समझो, अपना भी पर्सपेक्टिव समझो, और अपना पर्सपेक्टिव उसको कन्वे कर पाओ कि उसको कैसे बेनिफिट करेगा, उसका उसमें क्या बेनिफिट होगा वो बता पाओ। तो कहीं ना कहीं कन्विंस हो जाता है बंदा, ठीक है। तो कन्विंसिंग के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। फिर जैसे कि ये सब मैं अप्लाई करता था, खुद खुद मैंने अप्लाई किया अपने दोस्तों पे। मतलब टेस्टिंग नहीं है, जैसे बात करते वक्त आप ट्राई करते हो कि पावर ऑफ एक्सप्रेशन का भी इस्तेमाल करते हो। कई बार आपकी हटाई भी हो जाती है, दोस्त वोस्त रहते हैं जो ज्यादा ही क्लोज फ्रेंड होते हैं तो वो उड़ा देते हैं आपकी। तो चलता रहता है। जैसे फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल में बहुत सारा लीडरशिप का दिख जाता है कि कैसे आपको सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं करना होता। पहले आप किसी बंदे से कोई गलती होगी तो आप उसको डायरेक्ट क्रिटिसाइज कर देते हो, अबे क्या कर रहा है, क्या खेल रहा है, ऐसा कर रहा है। बट आप जब ये सब सीखते हो, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हो, तो बोलते हैं नहीं यार कोई नहीं, अच्छा खेल रहा है, आगे करेंगे, तेरी ये मिस्टेक है बट तू इंप्रूव कर सकता है। तेरी जैसे हम लोग का एक आदत होता है, किसी को भी क्रिटिसाइज कर देते हैं बस, बट हम उसको सोल्यूशन नहीं देते कि हाँ भाई ये चीज का ये सॉल्यूशन है। तो आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनो, उसको सॉल्यूशन दो ना कि क्रिटिसाइज, ठीक है। तो ये सब पर्सनालिटी ट्रेट्स आपको याद रखने हैं। जैसे आपसे मान लो पूछ लिया इंटरव्यू में कि हाउ डू यू कन्विंस मी दैट यू हैव इफेक्टिव इंटेलिजेंस, लेट्स से। तो आपको पता होना चाहिए कि इफेक्टिव इंटेलिजेंस क्या होता है, कहाँ हम अप्लाई करते हैं। दो ऐसा क्वेश्चन कभी पूछेंगे नहीं वो लोग, कभी पूछा भी नहीं है, बट ये आपको पता होना चाहिए कि आप में है कि नहीं, ठीक है। तो ये एनालिसिस मैंने किया, ये इंट्रोस्पेक्शन का ही पार्ट समझ लो कि आप एनालाइज कर रहे हो अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेस। तो जैसे स्ट्रेंथ पॉपुलर है, 5 स्ट्रेंथ 5 वीकनेस पूछते हैं। तो आप कुछ अपने इंट्रोस्पेक्शन करके नहीं रखा है। जैसे मैंने अपने दोस्तों को फॉरवर्ड किया और मैंने बोला 5 5 स्ट्रेंथ वीकनेस बताओ मेरे को। तो मैंने 5 10 10 को भेजा और उनके कुछ कुछ कई लोग के सिमिलर थे, कोई कोई डिफरेंट थे।
तो उन सबको एनालाइज करके मेरे को समझ में आया कि अच्छा ये मेरी स्ट्रेंथ है, और खुद से भी मैंने एनालाइज किया ये मेरी वीकनेस है। फिर मेरी मदर फादर की क्या वीकनेस है, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, फिर फ्रेंड्स की क्या वीकनेस है, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, कैसे मैं उनको हेल्प कर सकता हूँ उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को इम्प्रूव करने में, क्या मेरी घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या मेरा रोल है, कहाँ बाहर अगर फ्रेंड्स के साथ हो तो उनके साथ मेरा क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सब इंट्रोस्पेक्शन का पार्ट होता है, और वो डेली डेली डायरी राइटिंग करो, या फिर इंटरव्यू का जो CIQs है वो करो, जो अपने आंसर्स इंप्रूव करो। तो ये प्रिपरेशन का पार्ट हो गया CIQs करने का, और वो सब। और नॉलेज का भी एक अलग होता है, नॉलेज में भी आता है दो चीज, स्टैटिक नॉलेज और डायनेमिक नॉलेज। स्टैटिक नॉलेज क्या रहता है, जैसे कि लेट्स से मेरे पापा CRPF में है, तो डू यू नो एवरीथिंग अबाउट CRPF, ठीक है, आर यू अवेयर अबाउट CRPF। तो फिर ये क्वेश्चन आ गया। अगर सर्विस नॉलेज की बात करें, आप आ रहे हो एयरफोर्स के लिए, आपको एयरफोर्स के बारे में कुछ नहीं पता है, एक प्लेन कैसे काम करता है या एक एयरक्राफ्ट कैसे वर्क करता है आपको नहीं पता है, बेसिक बर्नौलिस थ्योरम नहीं पता आपको, या फिर कोई ट्रेनर एयरक्राफ्ट, आप ट्रेनिंग में क्या करने वाले हो, कितनी ड्यूरेशन की ट्रेनिंग होगी, क्या रैंक मिलेगी आपको, ये सब आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, ठीक है। तो वर्क ऑन योर सर्विस नॉलेज। सर्विस नॉलेज 5-10 क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन मुझे पूछे थे, जनरली यही ट्रेंड रहता है, 5-6 क्वेश्चन सर्विस नॉलेज पे आते हैं, और ये आपको प्रिपेयर करना है। डायनामिक इन द सेंस में बोल रहा हूँ, जैसे कि जो इंट्रोस्पेक्शन वाला ही पार्ट होता है वो डायनामिक में आ जाता है, जब जो चेंजिंग है, जो आप खुद से चेंज करते रहते हो उसके आंसर्स, और अपने अकॉर्डिंग हॉबी, जैसे आपका कोई हॉबी हुआ, जियो पॉलिटिक्स हॉबी हुआ, तो जियो पॉलिटिक्स मेरा हॉबी था, तो उसके बारे में आप सब इकट्ठा करके रखो कि ये क्या होता है, इसमें क्या होता है। तो PIQ में जितने भी टर्म्स है, जितने भी टर्म्स आपने लिखे हैं, बी वेल अवेयर अबाउट दैट। एक्स्ट्रा करिकुलर किया है तो बी वेल अबाउट दैट। जैसे मैंने एक इवेंट किया था, ओला का इवेंट था, तो कैब सर्विसेज आपको पता ही होगा, उस इवेंट या उस कंपनी के बारे में मैं सब पढ़ के गया हूँ कि हाँ ये कंपनी करती क्या है, कितना वैल्यूएशन है, कितना क्या है। दो उसने पूछा नहीं, बट मेरा प्रिपरेशन था, मेरे नाम का क्या मतलब है, ये सब बेसिक क्वेश्चन होते हैं। तो PIQ को पूरा स्कैन कर डालो, पूरा उससे जितने नॉलेज निकल सकती है नॉलेज निकाल डालो, पूरा उससे जितना वो निकल सकता है, जितना भी निचोड़ निकाल सकते हो उसका निकाल लो, और बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द काउंटर क्वेश्चन, जो भी काउंटर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और नॉलेज वाइज मैंने बता दिया, और जो अपना इंट्रोस्पेक्शन वाइज मैंने बता दिया, और यही सब आप करोगे। और एक और मॉक इंटरव्यू दे दो। मॉक इंटरव्यू मैंने 2 दिए थे, अपने दोस्तों को ही दिए थे, किसी SSR को नहीं दिए थे, बट उससे क्या बोलने की प्रैक्टिस हो जाती है, और एक बार आप बोलने की प्रैक्टिस सीख जाते हो, और आपको कई बार जो उन्होंने मेरे को क्वेश्चन पूछे वो रिपीटेड आ गए, इंटरव्यूअर ने सेम पूछ लिए, तो आप सोचो कि मतलब मेरा दोस्त तो SSR ही निकला मतलब उसने जो क्वेश्चन पूछा वो आ गया। तो क्वेश्चन सबको पता होते हैं, बट प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट, मॉक इंटरव्यूज दे दो 1-2, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा और उतना फियर नहीं रहेगा वहां पे। तो ये सब है, यही मैंने ये सब फॉलो किया था, और कम्युनिकेशन पे अच्छा खासा वर्क किया था, क्योंकि मतलब वहां पर कम्युनिकेशन का अच्छा रोल होता है इंटरव्यू में। कुल मिला के खुद ही अपने आप से क्वेश्चंस पूछो जब भी फ्री टाइम में हो, कि आपने क्या जिंदगी में किया है और क्यों किया है, ठीक है, और उसी पे काउंटर करो अपने आप को ही, ताकि वहां पर प्रॉब्लम ना हो। जब वो काउंटर कर रहा होगा ना तो बोलोगे ये तो मैंने पहले ही कर चुका है, अच्छा इसका ये जवाब होगा, इसका ये होगा, मतलब जस्टिफाई कर दो जो भी तुमने किया है जिंदगी में। एक बहुत किया है, जैसे कि आप, मैंने फोन में रिकॉर्डर मेरा पहले इस होम स्क्रीन पे ही रहता है, कभी मेरे को फ्री टाइम मिलता है मैं खुद से ही चालू करके कुछ बोलता हूँ, कुछ आंसर वांसर बोलता हूँ, 30 मिनट रिकॉर्ड कर लिया, तो फिर वो फिर बंद कर देता हूँ मैं। रिकॉर्डिंग में मेरे पास सेव रहती है, तो आप बोलने की प्रैक्टिस हो जाती है इंग्लिश, और आपका वो भी काम हो रहा है, इंट्रोस्पेक्शन भी हो रहा है, आपको इतना लिखना नहीं पड़ रहा है, तो वो बेस्ट रहता है। तो ये सब रेगुलर बेस पे करना है ये सब चीजें। ठीक है यार, तू बता रहा था ना कि तेरा इंटरव्यू फीमेल आईओ ने लिया था। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो उसमें क्या एक्सपीरियंस कैसा रहा था तेरा? हाँ, इंटरव्यू के बारे में बता देता हूँ मैं, एक्सपीरियंस मैंने शेयर नहीं किया। तो लेडी इंटरव्यूअर थी, तो अब मेरा क्या था ना सीन, की पहले मैं गया तो पहले वो मेरे सिटी के बारे में पूछा, तो सिटी के बारे में कहाँ कहाँ घूमने गए और दोस्तों के साथ वो पूछा, 5 जगह, तो मैंने 5 जगह वो बताई। फिर पूछती है कि व्हाट आर योर ड्रॉबैक्स ऑफ योर सिटी, या प्रॉब्लम्स क्या है सिटी में, तो उसमें मैंने बताया 2-3 पॉइंट्स कि हाँ ये प्रॉब्लम्स है सिटी में हमारे। फिर उसके बाद मैडम ने CIQ पूरा पूछ दिया, मतलब जितने भी क्वेश्चंस थे सारे एक साथ, मतलब वो करीबन 2-3 मिनट तक बोल ही रही थी, तो उन्होंने जितने भी क्वेश्चन थे 20-30 पूछ डाले। अब मैं मेरे को बोले आंसर करो, तो अब मेरा हो गया कि ठीक है, चालू किया मैंने स्टार्टिंग से कि 10th के मार्क्स ये थे, तो फिर उसमें काउंटर क्वेश्चन आ गया कि 10th के इतने मार्क्स क्यों है कम, मेरे 74% है, तो 74% में पूछा कि अच्छा क्यों कम है।
अब उसके बाद मेरे क्या हुआ कि इंक्रीज हुए हैं मार्क्स 82% ट्वेल्थ में और ग्रेजुएशन में 76, तो वो ज्यादा होते गए। तो उसमें एक लॉजिकल आंसर चाहिए था कि आपको 10th में क्यों कम आए, तो मैंने लॉजिकल आंसर दिया उनको। फिर उसके बाद फिर पूछती हैं कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग मतलब एनडीए क्यों नहीं निकला, तो फिर मैंने उसका लॉजिकल आंसर दिया कि क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस में अच्छे मार्क्स थे 11th 12th में, तो मेरा जो इंटरेस्ट था वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ज्यादा था उस टाइम, तो इसलिए मैं ज्यादा उससे अलाइन कर रहा था, तो मैंने वो बेटर प्रेफर किया कि मैं 4 साल इंजीनियरिंग करता हूँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग। और फिर उसके बाद मैंने ये लॉजिकल रीजन दिया, और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे मैम को लगा कि कन्विंसिंग है। और फिर मेरा कॉलेज के टाइम पे स्पोर्ट्स में इतना पार्टिसिपेशन नहीं था, तो उसका भी एक लॉजिकल रीजन था कि मतलब मेरा ट्रैवलिंग टाइम बहुत ज्यादा था, अराउंड 40 किलोमीटर दूर मेरा कॉलेज था, तो मैंने उसके लिए भी लॉजिकल रीजन दिया कि मेरा टाइम जो था वो बहुत कम बचता था ये सब एक्टिविटीज के लिए, तो इसलिए मैं मेरे से ज्यादा स्पोर्ट्स नहीं हो पाया कॉलेज टाइम पे। तो हर बात के लिए आपके पास लॉजिकल रीजन होना बहुत जरूरी है, और नहीं है तो आप बनाओ लॉजिकल रीजन, ठीक है, आप बनाओ जो आपको बनाना है बनाओ, पर बनाओ, ठीक है। और फिर उसके बाद जॉब नहीं थी, तो जॉब के लिए भी मेरे मेरे को तो ऐसा था कि मेरे को हर चीज हर मोड़ पे आंसर करना है कुछ ना कुछ कि क्यों नहीं कर रहे हो, तो नहीं कर रहे हो तो फिर जॉब पे भी चल रहा है कि क्यों नहीं कर रहे हो भाई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, एक्सपीरियंस होता है, क्या नहीं होता जॉब में। तो फिर मेरे को उसको भी आंसर करना था कि मैम जैसे इसमें एज क्राइटेरिया है, और मेरे को मेरे पहले कॉम्पिटिशन्स क्लियर करने थे, ताकि मैं फिर जॉब के साथ एसएसबी की प्रिपरेशन कर पाऊँ। और मैंने डिसाइड किया था कि मैं 1 साल दूंगा कॉम्पिटिशन्स के लिए, और मेरा ये रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि मैंने सारे कॉम्पिटिशन क्लियर किए जितने भी डिफेंस के हैं। और उसके बाद मैंने जॉब के लिए ट्राई किया, बट जॉब का जो सेक्टर है वो थोड़ा उस टाइम डाउन वोलेटाइल हो चल रहा गया, है। रिसेशन, हम्म। हाँ ग्रोथ डाउन चल रहा था। दो आई वॉज सिलेक्टेड फॉर मेनी, बट वो रोल्स ऑफर सही बैठ नहीं रहे थे, मेरे को डेवलपमेंट के चाहिए थे, बट मेरे को वो लोग नेटवर्क इंजीनियर या फिर वो अदर रोल्स दे रहे थे, तो मैंने उस बात पे भी कन्विंस किया। फिर मैंने मैम को बोला कि हाँ मैं बाकी सेक्टर्स में भी जॉब ढूंढ रहा हूँ, मैंने यहाँ यहाँ कितना कुछ क्रैक किया हुआ है, मैंने ये गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक किए हुए हैं और उनके नेक्स्ट सेकंड स्टेज में हूँ। तो एक एक तरीके से कन्विंसिंग ही चल रहा था कि मैं उसको कन्विंस कर रहा हूँ कि नहीं नहीं नहीं, मैं अच्छा हूँ, ये मेरे मैं अच्छा हूँ, अचीवमेंट है, हाँ। ले लो, हाँ ले लो ले लो ऐसे ही हाँ, चल हाँ। रहा है। तो सेलिंग ही चल रही थी एक टाइम से कि मतलब हाँ अचीवमेंट्स ही हम्म। गिना रहा हूँ मैं बस, ये हम्म। कंपटीशन सारे क्लियर है, देखो ये जॉब हम्म। इंटरव्यूज इतने इतने लाके क्लियर है, तो वो कन्विंसिंग ही चल हम्म। रही है उधर। हम्म। और उसके बाद फिर सर्विस नॉलेज जैसे मैंने बताया, 5 क्वेश्चन पूछे कि हाउ अ प्लेन एयरक्राफ्ट वर्क्स, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स बिहाइंड इस, एरोडायनामिक्स या फिर इंजन कैसे वर्क करता है। फिर मेरे से पूछती है कि ट्रेनर एयरक्राफ्ट के बारे में बताओ, तो ट्रेनर एयरक्राफ्ट जनरली लोग एक पिलाटस बोलते हैं, पिलाटस, हम्म। बट मैंने उसको वेल डिफाइंड वे में बताया, मैंने डिटेल बताया, तो क्योंकि मैंने डिटेल पढ़ा था, तो मैंने उनको बताया कि मैम 3 फेजेस ऑफ ट्रेनिंग होती है, बेसिक होती है, इंटरमीडिएट होती है, एडवांस होती है। तो बेसिक में ये सिर्फ पिलाटस नहीं है, बहुत सारे हैं, एक पिस्टल एयरक्राफ्ट है वो भी यूज होता है, फिर एक एनडीए वालों का अलग होता है, एक डायमंड एयरक्राफ्ट करके होता है, तो वो भी यूज होता है। फिर उसके बाद एक नया हाल एचपीटी आया है, एचटीटी आया है, जो अगेन बेसिक ट्रेनिंग के लिए यूज होने वाला है। फिर एक और एयरक्राफ्ट जिसको रिटायर कर दिया है वो था एचपीटी दीपक। तो मैंने सारे उनको एयरक्राफ्ट बताया, बंदे एक बता रहे थे, मैं 4 बता रहा था, तो वहां पर भी उसने वो डिटेल देखा, और फिर उसने वो क्वेश्चन को रोक ही दिया कि नहीं नहीं आगे मत बोल तू। तो फिर वैसा था, काफी फिर है, उसके मुझे बाद समझ आ गया, तेरे पास नॉलेज है। हाँ, तो वो ऐसे ही मेरे क्वेश्चन चल रहे थे कि मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ कि वो मैडम खुद से ही बोल दे रही कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरे को आगे नहीं पूछना, ठीक है, हाँ तो वो भाई, रुक नेक्स्ट पे जा। क्वेश्चन बढ़ जाती थी। हाँ हाँ, तो मेरा ऐसे ही चल रहा था। तो उसके बाद फिर हॉबी मेरा ऐसा हुआ कि उन्होंने पर्सनल पूछे, फ्रेंड्स के बारे में पूछा कि फ्रेंड्स के बारे में वैट बना दो, तो मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स आर बैकबोन ऑफ लाइफ, तो वो हो गया। तो फिर बोलती है कि हाँ व्हेन दे वर बैकबोन ऑफ लाइफ टेल मी 5 सिचुएशंस, ठीक है, तो मैं सिचुएशंस मैंने 3 4 गिनाए उनको। फिर बोलती है कि तूने कब उनको सपोर्ट किया, तो मैंने वो भी गिनाया। तो मेरा ऐसा था कि वो सब चला, और उनको फ्रेंड्स का ही जितना मैंने बोला ना अच्छे से, तो उसके बाद उनको वो भी समझ गया कि हाँ इसमें वो वाली क्वालिटी में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो वो नेक्स्ट में बढ़ गई। तो मैम ने जैसे मेरे को लगा मेरा बहुत कम इंटरव्यू चला, बट जनरली मेरा चला है जॉब पे, पर्सनल फ्रेंड्स फ्रेंड्स पे जो चला है, और सर्विस नॉलेज पे चला है, और स्टार्टिंग के जो कुछ क्वेश्चन थे वो। फिर उसके बाद मेरे से हॉबी से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा, स्पोर्ट्स से जो मैंने बताया 2 3 मैंने खेले थे वो बता दिए मैंने, और सीए वीए क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा, तो मेरा वैसे ही था। अच्छा, तो इसके साथ तुम्हारा इंटरव्यू हो जाता है कंप्लीट। हम्म। तो तेरे को फील आ गया था इंटरव्यू के बाद कि क्या हो रहा है, कुछ पॉजिटिव लग रहा है कि ऑप्टिमिस्टिक है कि नहीं उसके बारे में?
एक्चुअली क्या है कि मैं जैसे ही गया, मैंने बोला इंटरव्यू हो गया, तो कुछ दोस्त थे मेरे, मतलब ऐसे थे, तो बोलते भाई तेरे को ग्रिल नहीं किया? मैंने बोला नहीं, ग्रिल तो नहीं किया, मैंने आंसर तो दे दिए सारे। अब हम्म। फिर बोलते यार ग्रिल नहीं किया तो चांसेस कम रहते हैं। मैंने बोला अच्छा ठीक है। हाँ तो हाँ, पर ये बाद अपनी में अपनी कहा कि मिथ है यार, भाई। हाँ हाँ। हाँ, तो मैंने बोला कि ये ग्रिल क्या होता है? ग्रिल तो वही होता है कि लॉजिकल आंसर मांग रहे हैं आपसे। तो वो हम्म। मेरे को ग्रिल क्या होता है, वो तो ठीक है, लाइफ के बारे में पूछ रही है मेरे, मैंने बताया उसको कि ये लाइफ है, रही है, जो है रही है रही है। अब मैंने उसको कन्विंस भी कर दिया, और कोई ऐसा आंसर नहीं था जो मैंने ना दिया उसको। तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट गया था, तो मेरे को ये पता था कि आयो अच्छा गया है, ठीक है। तो मेरे अंदर फीलिंग थी कि हाँ आयो भी है, चांस है। तो फिर उसके बाद तो फिर कॉन्फ्रेंस जब लंबी चली तो फिर तो मैं श्योर हो गया। जब कॉन्फ्रेंस में आए तो कॉन्फ्रेंस का क्या था कि बैठे हुए कॉन्फ्रेंस में 10 मिनट 20 मिनट से, तो फिर उसके बाद पता चल गया कि वेटिंग टाइम ज्यादा है, डिस्कशन तो कर रहे हैं हमारे पे। तो उस टाइम मेरे को अलग से और बंदे लोग को वो आ जाता है, प्रेशर आ जाता है कि यार क्वेश्चन पूछेंगे अब वापस कॉन्फ्रेंस। मेरे को प्रेशर ही नहीं है, मैं बोल रहा हूँ यार बॉर्डर लाइन बने वही बड़ी बात है। बहुत बड़ी मतलब बात है कि यार सोचे तो हमारे बारे में। 15 मिनट सोच रहे हैं, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अगली बार तो मैं रिकमेंड हो जाऊंगा। उसमें हाँ क्या ये पक्का। बार नहीं हुआ। हाँ। हाँ, तो फिर मैं तो खुश मना रहा हूँ भाई, मैं तो खुशी से अंदर गया। फिर वो हम्म। नॉर्मल जो क्वेश्चन पूछते हैं, बोल रहे हैं कि मेरे बैच में आदर्श बहुत थे, तो बोल रहे हैं हम्म। कि हाउ मेनी आदर्श आर देयर इन बैच? तो मैं बोलता हूँ ठीक है 3 है। 3 के बाद बोलता हुम शुड बी रिकमेंडेड। तो मैं तो हंस हंस के बोल रहा हूँ मैं सर आई शुड बी रिकमेंडेड। फिर बोलते वाई, एंड फिर मेरे वाई पे बताया कि सर मैंने 100% दिया है, मैंने अपना बेस्ट दिया है इस एसएसबी में, और मैंने अपने आप को पूरा पोर्ट्रे किया है जैसा मैं हूँ। और हम्म। फिर उसके बाद बोलते कि दूसरों को क्यों नहीं करना चाहिए? तेरे को तो ठीक है कर दिया, तेरे को दूसरों से क्या हम्म। प्रॉब्लम है? तो फिर मैं हम्म। समझा रहा हूँ नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, आई हैव जस्ट ऑब्जर्व वन आदर्श ओनली फ्रॉम द जीटीओस पर्सपेक्टिव। तो मेरे को लगता है कि उसके आइडियाज ठीक थे, बट थोड़ी जगह उसने थोड़ी आइडियाज थोड़े ढंग के नहीं दे पाया। तो फिर हम्म। वो समझ गए, फिर वो बोलते कि नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ वाज योर स्टे एंड एवरीथिंग। हम्म। तो मैं उसमें भी चौड़ में फैंटास्टिक ये वो, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस में आ गए थे कि अब तो भाई 20 मिनट तुमने डिस्कस हाँ किया है, अब कमी नहीं हाँ छोड़नी हाँ, कोई। वैसा ही था। फिर क्या हुआ कि लंच के लिए गए, फिर बंदे अलग ही वो कर रहे, भाई इसका हो जाएगा, भाई इसका हो जाएगा। मैं बोल एक रहा भाई फील अंदर हवा से बहुत मत, अच्छा लगता है ना कि यार बंदे बोल रहे हैं। हाँ, भाई इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। मैं बोल रहा भाई ज्यादा हवा में मत उड़ाओ। मेरे को सैल्यूट करने लगे भाई, सर 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 सर, चेयर दे रहे। मैं बोल रहा भाई तेरी इज्जत मत दो। अबे असल में क्या जब हुआ? चेस्ट बोल बोल बोल। मैं चेस्ट नंबर कॉल किया तो 30 हाँ। नंबर था मेरा। अब सब लोग का 2-3 बंदे थे जो मेरे साथ रिकमेंड हो, तो बाद में बता रहे यार मेरे को तो पूरा बिलीव ही नहीं हुआ ये हुआ। मैं तो भाई नॉर्मल था, रिपीटर्स लोग ऐसे हो जाते नॉर्मल हो जाते, भाई क्या खुशी, रिकमेंड हो गया ठीक है। क्या है? हाँ मैं चलो तो ऐसे आगे ही था भाई, बढ़ते हैं। हाँ। हाँ ठीक है, बुला लिया आगे, ताली बजा रहे, ठीक है, मैंने बोला, ठीक है। हम्म। ऐसा था मेरा। हम्म। यार और ये बता, तूने बताया कि तू डायरी एंट्री करता है, मतलब कुछ ना कुछ लिखता है, तो तूने बताया कि रिकमेंडेशन के बाद भी तूने कुछ लिखा, तो उस दिन क्या लिखा ये हाँ बता। उस दिन मैंने घर पे आने के बाद लिखा। तो उस दिन मैं लिख रहा था कि क्या मैंने किया कि उसकी वजह से मैं रिकमेंड हुआ। तो फिर मेरा एक था कि इंटरव्यू में मेरा आ रहा था कि ऑनेस्ट था मैं, और मैंने सबके लिए लॉजिकल रीजन दिए, और मेरी सर्विस नॉलेज अच्छी थी। तो मेरे को ये फील हुआ कि हाँ सर्विस नॉलेज इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हर जगह पूछते हैं, उस इंटरव्यू में पूछा। तो मैंने उसके लिए भी अच्छे से इंट्रोस्पेक्शन करके रखा था। तो मेरे को लगा हाँ वो भी सही था। बट मिस्टेक्स भी मैंने रिकग्नाइज की, जैसे मैंने आपको जीटीओ में बताया कि इंस्ट्रक्शंस पहले से अच्छे से पढ़ के रखो। तो वहां पर क्लैरिटी रहती है कि हाँ भाई ऐसा करते हैं तो ऐसा फाउल होता है, जो भी होता है। फिर उसके बाद वो चेंजेस करते हैं, तो अटेंशन वाली वो मेरे प्रीवियस वाले से जब मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया था, तो मेरे को आया था कि हाँ इंस्ट्रक्शन जीटीओ के अच्छे से सुनने होते हैं। फिर उसके बाद साइक साइक में क्या होता है कि एसडी पहले से प्रिपेयर करके जाओ, क्योंकि मेरी ये गलती थी, मैंने एसडी प्रिपेयर करके नहीं गया था। तो मैं वो जो 2 टाइम सोने का था 3 बजे के बाद, कि थोड़ा रेस्ट मिल जाए तो साइक अच्छा जाए, उस टाइम मैं वो एसडी लिख रहा हूँ, तो वो प्रॉब्लम होगी। तो वो मैंने रिकग्नाइज किया, अच्छा इसको इम्प्रूव करना है। फिर जैसे कि टैट में भी अच्छी स्टोरी नहीं हुई, और एसआरटी जैसे 3 लाइन की लिख रहा था मैं, दो दो लाइन में मैं अच्छे से लिख सकता था। तो उसमें एनालाइज हुआ कि हाँ इसको भी इम्प्रूव किया जा सकता है। सो इम्प्रूवमेंट की एरिया पता चले। 2-3 मिस्टेक हुए जो इंटरव्यू में पता चलता है कि हाँ जॉब इंपॉर्टेंट है। सो जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जॉब आपको करनी चाहिए साथ साथ में प्रिपरेशन के, ठीक है, कोई भी जॉब हो करो, ठीक है। जॉब का इम्पैक्ट जाता है, क्योंकि पहले आपकी प्रोफाइल खराब है और आप खराब कर दोगे बिना जॉब के, तो अच्छा नहीं लगता, बोलेगा कि ठीक है। भाई तुम एसएसबी भी अपने बाप के पैसे पे आ रहे हो।
ये अच्छा थोड़ी हाँ लगेगा। वही, वो इशू रहता है, वो रहता है कि आपकी प्रोफाइल और बिगड़ जाती है, तो वो सब बढ़िया करना है। और मेरा था कि ऐसा मैंने इस बार एनालाइज किया कि मेरे जीडी और जीपी में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। दो मेरा प्लान अच्छा था, बट कन्विंस करने की बारी आई तो कई कई बार मैं लॉजिकल पॉइंट्स नहीं दे पा रहा था कन्विंस करने के लिए, क्योंकि थोड़े वो थे ना, मैंने बताया ना कि थोड़े एग्रेसिव बंदे थे, तो वो कन्विंस इजीली हो नहीं रहे थे और वो अपना ही बोल रहे थे बस। तो अगर मेरे पास लॉजिकली मैं थोड़ा और सोच पाता तो मैं उसको कन्विंस अच्छा कर पाता और अच्छा कर पाता जीपी में। और बाकी सब टास्क में तो मैंने जैसा किया अच्छा किया था, तो उसको मेरे को उतना वो प्रॉब्लम नहीं हुआ। साइक इम्प्रूवमेंट था मेरे को लगा, तो इसलिए मैंने वो यही यही सब लिखा था मैंने उसमें। भाई कुल मिला के तुमने रिकमेंडेशन के बाद भी इंट्रोस्पेक्शन किया है। कि तुम हाँ रेकमेंड यही है क्यों हुए हो, यही है। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है हाँ बहुत सारे क्यों लोग मैं, तो मतलब कॉन्फ्रेंस आउट हुए तो भी इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं चीजों को, कि क्या एनालाइज कर रहे हैं अपनी गलतियां कहाँ पे थी, कहाँ पे अच्छा किया। तुम रिकमेंडेशन के बाद कर रहे हो तो ये ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा मैसेज जाता है कि यार रिजल्ट मैटर नहीं करता, जो चीज तुम कर रहे हो उसको करते रहो। ठीक एक्चुअली है। क्या है ना कि होता है ना हम्म। कि एक बोलते हैं ना, एक धोनी है, मतलब सबको पता है धोनी के बारे में। तो वो बोल रहे थे ना कि जीता हुआ मैच अगर आप मैच जीत जाओ तो हाँ, कोई देखता नहीं है कि बड़ी क्या बात किया नहीं है। मैच में, क्यों हम्म। हार गए, तो फिर बहुत एनालाइज करते कि क्यों हारे। तो यही है कि आप इस बार जीत गए हो तब भी एनालाइज करो। ये तो हम्म। इंपॉर्टेंट है कि एनालिसिस जरूरी है कि क्यों जीते। हम्म। जीतना भी तो कुछ तो मैच हुआ रहेगा जो पजल है, तभी आप जीते। तो आपको रिकग्नाइज करना है कि ये पैटर्न क्या है जो जिससे रिकमेंड हो जा रहे हैं। तो पैटर्न यही है, टेंशन मत लो, अपना बेस्ट दो, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना। और मैंने बताया ना, कॉन्फिडेंस के बिना आपका कोई गेम नहीं है एसएसबी में। इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट कुछ नहीं हो पाएगा। जीटीओ, एक मैं बोल रहा हूँ ना कि जैसे एक कोट है ना कि आप ऑफिसर उधर नहीं बनते हो, जैसे आप ट्रेनिंग में ऑफिसर नहीं बनते हो, आप जो प्रिपरेशन है उसमें ही बन जाते हो। तो बी लाइक एन ऑफिसर, बिहेव लाइक एन ऑफिसर, डेली में बिहेव करो। और आपके सामने कोई फेलो ऑफिसर आया, जीटीओ है, चलो फेलो ऑफिसर ही है, आप ऑफिसर हो तो आप उनकी उनसे क्यों डर रहे हो भाई, इतना क्यों डरना भाई, आप फेलो उन्हीं को ऑफिसर से ज्वाइन तो करने ठीक है वाले हो तुम रिस्पेक्टेबल मैनर में। एकेडमी में। हाँ, वही एकेडमी ज्वाइन करने वालों, तो उनसे डरना किस बात का है भाई, इंसान ही है। हम्म। मतलब वो आपको अच्छे के लिए जज कर रहे हैं, आपको ही लेंगे ना अंदर, हम्म। किसको लेने वाले हैं, किसको इतनी रिस्पेक्टेबल जॉब देने वाले हैं, तो वैसा बिहेव करो ना, कॉन्फिडेंस रखना जरूरी है। बहुत सही भाई। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस यार। आई होप लोगों को इससे बहुत सारी हेल्प मिले। ओके। यार ये बता, मतलब मेरे बारे में तेरे को कैसे पता चला? अच्छा, तो मैं कैसे क्या कि मैं जैसे एक बार मेरी आपकी वीडियो पॉपअप हुई थी। कोई इंटरव्यू था, जैसे आपने बताया ना, प्रियांशु क्या नाम है ना उनका, जो प्रद्युमन एयर अस्थाना। वन है, हाँ हाँ। प्रद्युमन अस्थाना, हाँ। तो वो वाली वीडियो मुझे आई थी, तो मैं वही वीडियो देख रहा था, और वो रिकमेंडेशन के बाद देख रहा था, जस्ट मेरे को आ गई। तो मैं देख रहा था कि एफकेट के बारे में मैं क्या है कि प्रीवियस वाली जो मेरिट लिस्ट है वो थोड़ा देख रहा था, एनालाइज कर रहा था कि मेरा क्या सीन होगा मेरिट वेरिट हाँ का, हाँ। तो जो भी है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने वो वीडियो देखा, तो फिर मैंने आपका चैनल देखा, तो हाँ मेरे को लगा अच्छी वीडियोस है दो तीन। तो फिर हाँ। वही उसी उधर से ही मैंने देखा कि हाँ। अच्छा अच्छा। दैट्स ग्रेट यार। थैंक यू आदर्श फॉर बीइंग ऑन दिस हम्म। प्लेटफॉर्म। और ओके। thank you everyone for watching this video. I hope you like this content and it will help you in the future in the upcoming SSBs. Do like, share and subscribe. अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर से और अदर वीडियोस को देखिए, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू आदर्श वंस अगेन। ऑल द बेस्ट फॉर योर मेडिकल्स एंड academy ahead. थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई।